अब जो मैंने जैसे आपको कहा था कि कुछ हम छोटी-छोटी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका जो है कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या-क्या हो सकते हैं, कि किस-किस तरीके के आपके फ्लो फ्लूइड के अंदर देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कई बार जो फ्लूइड है, वो सर्कल में भी मूवमेंट होती है, कई बार बिल्कुल स्ट्रेट टाइप चलता है, ठीक है ना? रोटेशन होती है, नहीं होती है, या फिर कई बार हम टाइम को इग्नोर कर देते हैं, तो वो सब के बेसिस पे कुछ टाइप ऑफ फ्लोज हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लो का टाइप है लैमिनार, जिसको हम स्ट्रीमलाइन का नाम भी देंगे आगे जाके, एंड टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट। तो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में क्या है आपके पास, इसमें आप फ्लूइड पार्टिकल के मोशन को देखते हैं। जो भी फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स हैं, इसमें आप देखेंगे कि हर फ्लूइड पार्टिकल एक डेफिनेट कर्व को ट्रेस कर रहा है। मतलब इस तरीके से यहाँ से चला है तो ये चलता जाएगा कर्व के अलोंग, ऐसे नहीं कहीं पे मूवमेंट रुकेगी। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो लैमिनार में क्या था आपके पास कि कोई भी जो पार्टिकल होगा फ्लूइड का, वो एक डेफिनेट कर्व को ट्रेस करेगा, मतलब उसका पाथ क्लियर होगा। जो भी पाथ होगा वो आपको मतलब एक तरीके से पता चलेगा कि इस पाथ को ट्रेस कर रहा है। और साथ साथ मान लो ये वाला पार्टिकल इस पार्ट को इसने ट्रेस किया, एक और पार्टिकल लिया, वो भी ट्रेस कर रहा है अपना दूसरा पार्ट, कोई भी, हमें नहीं पता किस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो हर पार्टिकल पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, इसमें किसी का भी पाथ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। एनी टू पार्टिकल्स पाथ्स नेवर बी इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो लैमिनार टाइप का फ्लो होगा, मतलब एक डेफिनेट, जैसे मैं ऐसे बना सकती हूँ, ये पार्टिकल्स का पाथ है सभी का, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ये पैरेलल लाइंस की तरह बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं पाथ ऐसा ले लूँ, एक पार्टिकल तो ऐसे गया, ठीक है, और एक पार्टिकल दूसरा स्टार्ट किया, वो इसी के ऊपर से निकल के गया, तो इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये टर्बुलेंट फ्लो है, डिस्टर्बेंस। टर्बुलेंट का मतलब ही डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो इस वाले एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के पाथ को डिस्टर्ब किया एक तरीके से, ये हम कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, अ फ्लो इन विच ईच फ्लूइड पार्टिकल ट्रेस आउट अ डेफिनेट कर्व एंड द कर्व ट्रेस बाय एनी टू डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल डू नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, देन इट इज सेड टू बी लैमिनार, उसको लैमिनार कहेंगे, अदरवाइज टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट में कैसा रहेगा आपका, पार्टिकल इंटरसेक्ट कर जाएंगे, डेफिनेट कर्व को ट्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि जिग जैग मोशन जो होती है, अगर आपने कभी देखी हो, तो जिग जैग रैंडम मोशन में चलते हैं टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म वे से चलेगा, एक जो पाथ है इसमें जिग जैग मोशन में चलेगा। तो क्लियर है डेफिनेशन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट, पार्टिकल के पाथ से कनेक्ट किया हमने लैमिनार और टर्बुलेंट को। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास है इसके अंदर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखो 2 मार्क्स में हमेशा यहाँ से एक डेफिनेशन आ ही रही है, तो अच्छे से करना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। पहले भी हमने ये टर्म्स पढ़ी है वैसे तो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इसमें जिसका रोल आएगा वो आएगा पार्टिकल की वेलोसिटी का। ऊपर तो पार्टिकल के किसका आया था, पाथ का, अब है वेलोसिटी का रोल। इसमें हमने क्या कहना है कि जो हर पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इक्वल रहनी चाहिए हर जगह पे। मतलब अगर ये एट टाइम टी पे बात करें तो भी हर पार्टिकल सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, सेम वेलोसिटी भी है हर पार्टिकल की। ऐसे ऐसे टी प्लस डेल्टा टी किसी टाइम पे पहुंचा तो उस टाइम पे भी इसकी वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की सेम वी ही रहे, मतलब यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुई है। जैसे कि आप अपने घर से जा रहे हैं यूनिवर्सिटी तक, तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड बनी हुई है, ये कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है फिर, क्या मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमेशा चलते जा रहे हैं, ना ऊपर की है ना नीचे की है, ना स्पीड ज्यादा ना स्पीड कम, वो नॉर्मल सेम ही स्पीड रह रही है। तो यहाँ पे बात वही है पार्टिकल्स के लिए, अगर हम बात करें कि हर पार्टिकल्स के लिए आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम है। पार्टिकल जिस तरीके से मूव करेगा हर पॉइंट पे हर टाइम पे एक ही वेलोसिटी रह रही है पूरे फ्लूइड फ्लो की, तो हम सिंगल वेलोसिटी इसको कह सकते हैं, लेट कंसीडरिंग द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी v, ठीक है। तो जिसमें वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहे हर पॉइंट पे, दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा वो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी रहती है तो उसको हम क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कह देंगे, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर, दैट इज स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी एंड अनस्टडी, ये भी पहले अवेयर होगी क्या होता है स्टडी का मीनिंग, कुछ याद है? A flow in which property and condition associated with the motion of fluid are independent of time. That is, the flow pattern remain unchanged. Flow pattern क्या हो जाए, remain unchanged with respect to time. टाइम के विद रिस्पेक्ट फ्लो का पैटर्न क्या रहे, अनचेंज रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो कह देते हैं। और अगर प्रॉपर्टीज और कंडीशन टाइम के विद रिस्पेक्ट फ्लूइड की चेंज हो जाए, डिपेंड रहे टाइम पे, तो हमारा फ्लो पैटर्न कैसा होगा, अनस्टडी होगा। तो ये जो है दोनों टर्म हम आगे जाके भी देखने वाले हैं, मतलब जहाँ पे भी टाइम का रोल नहीं आएगा। मान लो आपको एक फंक्शन v दे दिया, वेलोसिटी वो दे दी एक्स वाई जेड, और एक बार वेलोसिटी मैं दे रही हूँ एक्स वाई टी स्क्वायर, तो ये टी पे डिपेंड हो गई, ये टी पे डिपेंड नहीं है। ये स्टडी वाला हो गया केस, और ये अनस्टडी वाला हो गया। तो जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो उनको हम स्टडी फ्लो कहते हैं, ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट। अब इसका जो नेक्स्ट आता है, अभी तक जो जो हमने पढ़ा है, देखो सबसे पहला लैमिनार एंड टर्बुलेंट, जिसमें पाथ को ट्रेस किया गया था डेफिनेट कर्व में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसमें हमने इक्वल वेलोसिटीज की बात की थी। देन स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो आया है, जिसके अंदर हमने टाइम इंडिपेंडेंट की बात की है। अब जो फोर्थ आ रहा है आपका, दैट इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो क्या होता है आपके पास, देखो अगर हम नेम से देखें तो रोटेशन, जिसके अंदर रोटेशन, इरोटेशन जिसमें रोटेशन ना हो, तो हमें वो फ्लो लेना है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल अपनी ही एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं, मतलब आगे तो चल ही रहे हैं जो भी पाथ ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन खुद अपनी अपनी जगह पे भी घूम घूम के ट्रेस कर रहे हो, घूमते घूमते अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। जैसे अगर आपने कभी देखा हो, ऐसे बहुत सारे अब तो यहाँ पे राइड्स हैं, जहाँ पे आप जैसे जो झूले वगैरह देखते होगे, तो उसके अंदर जो खुद भी मूव हो रही होती है चेयर्स, और पूरा प्लेटफॉर्म भी मूव हो रहा होता है, अगर आपने देखा हो तो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन है, और जो पाथ ट्रेस कर रहा है वो तो कर ही रहा है। तो रोटेशनल में क्या होगा, वो फ्लूइड पार्टिकल जो खुद अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन में हो, वो रोटेशनल हो जाता है। और जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होती है, जो रोटेट नहीं करते हैं अपनी एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। और इरोटेशनल तो हम आगे भी हमने एक बार बताया था कि जब कर्ल क्यू आपका जीरो बन जाता है तो हम उसको इरोटेशनल फ्लो कहते हैं, ये भी रोटेशन को ही शो करता है। रोटेशन जीरो तो मतलब इरोटेशनल फ्लो है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें हमने एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, हम कह सकते हैं दैट इज बैरोट्रॉपिक फ्लो। बैरोट्रॉपिक, TRO। इसमें क्या होता है आपका, जब भी देखो ये आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होगा, द फ्लो इज बैरोट्रॉपिक। तो जब भी बैरोट्रॉपिक फ्लो होगा, आपको करना क्या है, प्रेशर को सिर्फ फंक्शन ऑफ डेंसिटी लेके चलना है। जब भी प्रेशर फंक्शन ऑफ डेंसिटी का रह जाता है सिर्फ, वैसे तो प्रेशर आपका क्या होता है, क्या होता है प्रेशर, बताओगे, किसी को फॉर्मूला याद है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यस, फोर्स अपॉन एरिया। तो वैसे तो अगर हम देखें फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की जहां तक बात करें, मास इनटू एक्सेलरेशन का रोल आता है ना। तो मास एक्सेलरेशन भी अगर हम देखें, आपका वेलोसिटी बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। एरिया भी डिपेंड करता है क्या एरिया है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि जो भी प्रेशर है आपका, वो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी की वजह से हो, जितना उस फ्लूइड की डेंसिटी,
प्रेशर जो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ डेंसिटी रह जाए, ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, बैरोट्रोपिक फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो बैरोट्रोपिक फ्लो जब भी मेंशन आपका किसी भी स्टेटमेंट में मेंशन आए तो इतनी सी बात बस ध्यान रखना कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को एफ ऑफ रो ले लेना है, फंक्शन ऑफ डेंसिटी ले लेना है बस। ठीक है, तो ये आपके बैरोट्रोपिक फ्लो था। इसी तरीके से आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है कि विद रिस्पेक्ट टू सम प्रॉपर्टी प्रेशर डेंसिटी सेम रहे हर डायरेक्शन में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आइसो मतलब सेम, ठीक है ना, तो ट्रॉपिक प्रॉपर्टी, तो जो भी हम प्रॉपर्टी फ्लूइड की पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, सब की सब क्या रहे, सेम रहे इन ऑल डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट। मतलब पूरे फ्लूइड के लिए हम एक सिंगल वेलोसिटी ले पाए, एक सिंगल क्या कहते हैं प्रेशर ले पाए, एक सिंगल डेंसिटी ले पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक फ्लो बोलते हैं। इसी का एक ये है कि अगर जो सेम ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसी का अपोजिट एनिस्ट्रोपिक। एनिस्ट्रोपिक, तो ये वाले तो इतने इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, लेकिन जो आपने ऊपर 4 डेफिनेशंस किए इनमें से एक डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स में डेफिनेटली आ जाती है, तो इसको जरूर पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ फ्लो को। छोटा सा टॉपिक था, मैंने बीच में करा दिया है। ठीक है, इसके बाद एक डेफिनेशन और करेंगे, फिर मेन टॉपिक पे आएंगे। एक डेफिनेशन ये है इसके अंदर, फ्लक्स फ्लो अक्रॉस अ सरफेस। मतलब ये डेफिनेशन आपकी वैसे तो बेसिक में आती है, हमने उसमें मिस कर दी। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वैसे तो है क्या, रेट ऑफ फ्लो। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि किस रेट से फ्लो हो रहा है फ्लूइड के अंदर, फ्लक्स इज द रेट ऑफ फ्लो। तो किसी भी सरफेस के अराउंड हमें रेट ऑफ फ्लो देखना है। कैसे डिफाइन करते हैं हम फ्लक्स को, डेंसिटी इनटू नॉर्मल वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ सरफेस। इससे हम डिफाइन करते हैं कि जितनी भी उस फ्लो के अंदर क्या है वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो देख रहे हैं तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। अब रेट ऑफ फ्लो है, किस रेट से हो रहा है, एरिया भी लाएंगे, एरिया तो चाहिए चाहिए, साथ में डेंसिटी। तो इन तीनों के हमने प्रोडक्ट करके क्या बनाया है, फ्लक्स बनाया, डेंसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, एरिया। कैसे लिख सकते हैं, मान लो स्मॉल सरफेस से पहले हमने निकाल लिया डेंसिटी इंटू नॉर्मल वेलोसिटी हो गया क्यू इंटू एन कैप। देखो वेलोसिटी सिंपल होती है क्यू, लेकिन हमने नॉर्मल लिखा है तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो भी नॉर्मल वेक्टर है उसके साथ। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी जब भी होगी क्यू डॉट एन की तरह आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस, स्मॉल एरिया लिया तो ds ले लिया मैंने, और स्मॉल एरिया को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा ओवर द सरफेस s। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और इंटरप्रेट करूँ, ये क्या है आपका, ये कैसे बना है देखते हैं। रेट ऑफ फ्लो कहो या फिर कहो रेट ऑफ मास क्रॉसिंग द सरफेस, या तो रेट ऑफ फ्लो, फ्लो मतलब क्या, कितने मास से वो बाहर जा रहा है, तो रेट ऑफ मास क्रॉसिंग द सरफेस। तो मास होता क्या है, क्या फॉर्मूला पता है किसी को मास निकालने का, डेंसिटी का पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। यस, वेरी गुड। तो मास का क्या निकलेगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका रेट लेना है, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो है तो डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम बनता तो ऐसे ही है कि एरिया में ही एक और लेंथ अगर हम कंबाइन कर दे तो वॉल्यूम बन जाता है इन जनरल, अगर हम देखें तो इसको मैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकती हूँ। ठीक है, और रो था यहाँ पे, और बाहर डी बाई डी टी जो इसको मैं लेंथ के साथ ले आई, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बन गया ये। तो क्या बन गया आपका, ये तो एक तरीके से चेंज हो गया वेलोसिटी में, ये हो गया एरिया और ये हो गया डेंसिटी। यही तो हमने तीनों लिए थे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू नॉर्मल वेलोसिटी लिया था हमने, क्योंकि डायरेक्शन भी शो करने किस डायरेक्शन में फ्लो है। तो यही है रेट ऑफ मास, उसी से देखो हमने निकाला ये फॉर्मूला।
रेट ऑफ फ्लो को ही हमने कहा था कि क्या होता है, फ्लक्स होता है। फ्लक्स को फिर रेट ऑफ मास लिख के हमने उसको अप्लाई करके देखा तो सेम फॉर्मूला आया है जो हमने फ्लक्स में डिस्कस किया है, ठीक है ना। क्यू डॉट एन डेंसिटी इंटू डी एस, उसका पूरा इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस। क्लियर है ये? लॉजिक भी समझ आया होगा कैसे बना ये। मेथड फॉर स्टडिंग दी जर्नल प्रॉब्लम ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, मतलब फ्लूइड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के जो दो मेथड्स हैं, दैट इज आइलर एंड लैग्रांजियन मेथड, ये हम पढ़ने वाले हैं। आगे जाके आपको पता चलेगा कि आइलर को हम लोकल रेट ऑफ चेंज बोलते हैं और लैग्रांजियन को हम टोटल रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत लोगों को इसके डेफिनेशन में उल्टा कर देते हैं। तो एक एग्जांपल कंसीडर करके चलिए, आप जो यूनिवर्सिटी के बाहर जो है एक कट, वहां पे आप खड़े हैं, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि गेट के बाहर ही आप है, मान लीजिए आपको ये कहा गया कि आप वहां सेंटर में खड़े होइए, जो गोल चक्कर से वहां आप खड़े हो जाइए जाके और देखिए कि ट्रैफिक फ्लो कैसा है, इसको नोट कीजिए। 1 मिनट में कितनी गाड़ी जा रही है, क्या मतलब आपको सब ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वहीं खड़े होके, सेंटर में आप फिक्स हैं, आप वहां खड़े होके सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेंटर में आप फिक्स हैं, जो भी फ्लो जा रहा है वहां से, जो भी गाड़ियां निकल रही हैं, जहां पे भी जा रही है, आप उसको सिर्फ खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं। सेम प्लेस पे खड़े होके आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं आइलर के केस में। अभी मैंने यहाँ आइलर का केस लिखा, इधर आइए। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टास्क दिया कि आप अभी भी ट्रैफिक कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन अब आप सेम प्लेस पे नहीं खड़े हैं। आपने एक गाड़ी ली या जो भी एक्टिवा वगैरह ली, उसमें आप बैठे और आपने राउंड लगाना शुरू कर दिया उस एरिया में। उस एरिया में आप राउंड लगा के ऑब्जर्व कर रहे हैं हर चीजों को, आप खुद भी मूव कर रहे हैं। अब की बार आप सेंटर पे नहीं खड़े, आप ट्रैफिक के साथ खुद भी मूव कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं 1 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसा ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल आप साथ साथ मूव करके कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कैसे मूवमेंट के, कैसे बात याद रखोगे, यहाँ फिक्स हो, यहाँ आप खुद मूव कर रहे हो तो एल, एल को उठाओ। एल मतलब लेग्स, और लेग किस लिए होती है, चलने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें अपना चल चल के काम कर रहे हो। और इसमें क्या है, आप सिंपल जो रह गया केस फिक्स, इसमें आपको मूव नहीं करना है, आप एक ही जगह पे खड़े हो फिर मोशन को देख रहे हो, ठीक है। तो अब मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ रही हूँ, दोनों का एक एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया उसके अकॉर्डिंग आइलर की डेफिनेशन पे चलते हैं। इसमें क्या किया हमने, वी फिक्स अ पॉइंट इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फ्लूइड। फ्लूइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी हो रहा है, हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया एंड observation is made of whatever changes of velocity, density, pressure take place at that point। आपने उसी पॉइंट पर खड़े खड़े सब नोटिस किया कि वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर में क्या चेंज हो रहा है। दैट मीन्स पॉइंट इज फिक्स्ड एंड फ्लूइड पार्टिकल आर अलाउड टू पास थ्रू इट। जैसे गाड़ियों को पास करने के लिए अलाउ किया जा रहा था, ऐसे फ्लूइड पार्टिकल तो पास हो जा रहे हैं वहां से, वो पास हो रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं पास करने के लिए। आप जस्ट उनका प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी ये सब ऑब्जर्व करो, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट पे खड़े होकर। तो हमने एक पॉइंट को फिक्स किया है स्पेस में और ऑब्जर्वेशन वहां से स्टार्ट किए हैं करनी। आइदर व्हाट इज चेंजेस इन वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने जो फिक्स पॉइंट है इसको ले लिया, इफ पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट अंडर रेफरेंस, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप उसी जगह पे खड़े हो, ठीक है ना, वहीं खड़े रह जाओगे, इसमें क्या होगा, टाइम के विद रिस्पेक्ट तो कोई रोल नहीं आएगा ना। जिसमें आप चल रहे हो, ठीक है, उसमें टी टाइम पे यहाँ पे हो, यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे हो जाओगे, मूवमेंट चेंज हो गई। लेकिन इसमें तो कुछ टाइम का रोल आएगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो आप बस खड़े हो, वहीं खड़े हो, चाहे टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो जाए तब भी आप उसी एक्स पॉइंट पे खड़े हो, पी पॉइंट पे ही, चाहे टाइम टी हो तब भी आप पी पॉइंट पे, चाहे टाइम टी प्लस 2t, 3t, 4t जितना भी होता जाए, सभी में आप उसी सेम पॉइंट पे ही खड़े हो। तो आइलर मेथड के अंदर जो आपकी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन जिसमें रेट ऑफ चेंज होगा, अगर हम ध्यान दें, रेट ऑफ चेंज कैसे लिखेंगे इसमें हम, रेट ऑफ चेंज से दिस इज फंक्शन एफ, एफ हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन जिसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एफ इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन
जो जिसकी हम सम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, आइदर वो डेंसिटी हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे कुछ भी। तो एफ जो हमने फंक्शन लिया है, एनी फंक्शन है जिसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, एफ एक्स वाई जेड टी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ आर टी, क्योंकि आर अपने आप में एक्स वाई जेड को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो कर्ल एफ बाय कर्ल टी जब आप निकालोगे, जिसकी आप प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हो, तो उसमें टाइम के विद रिस्पेक्ट क्या चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान दो, कर्ल एफ बाय कर्ल टी आप निकालते कैसे थे, फंक्शन में चेंज देखोगे, यहाँ पे तो जो पॉइंट है आर टी वो, अब बताओ ये पॉइंट चेंज होके जा कहाँ रहा है, पॉइंट तो वहीं पे खड़ा है, आर तो आर ही है, चाहे टाइम क्या हो जाए टी प्लस डेल्टा टी हो जाए, है ना, आर तो आर ही फिक्स है, चाहे टाइम क्या हो जाए टी प्लस डेल्टा टी हो जाए। तो ये तो क्या हो गया, चेंज देख लिया आपने, इतना चेंज हो रहा है उस पॉइंट में। पहले एफ जो प्रॉपर्टी थी, अब वो एफ ही है, लेकिन टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे, और रेट ऑफ चेंज देख रहे हो तो बाय में डेल्टा टी लेना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। तो ये आप, यस, आप एक ही पॉइंट पे खड़े हो, सिर्फ उसी लोकली उसी एरिया को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कहीं नहीं गए हो। तो ये क्या, लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो इसको हम लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, माइंड में लाओ क्या एग्जाम्पल था लैग्रांजियन का, खुद मूव कर रहे हो साथ साथ, फिर ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब एक आप अपने आप को एक पार्टिकल मान लो, आप उसी अकॉर्डिंग साथ में चल रहे हो और फिर साथ में सारी प्रॉपर्टीज देख रहे हो। तो लैग्रांजियन पे चलते हैं। इसके अंदर क्या है आपके पास, इन दिस केस ऑब्जर्वेशन आर मेड एट ईच पॉइंट एंड ईच इंस्टेंट। क्या कर रहे हो, हर पॉइंट पे आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हो और हर टाइम पे देख रहे हो, एट ईच इंस्टेंट, ठीक है ना। मतलब कोई भी हमने एक पार्टिकल सिलेक्ट कर लिया फ्लूइड का, और उसकी ऑब्जर्वेशन देखने के लिए हम उसी के साथ मूव कर रहे हो, पार्टिकल जहां जहां जा रहा है आप भी साथ जा रहे हो, और उसी पार्टिकल के आप मोशन को ऑब्जर्व करने लगे, उस पर्टिकुलर मोशंस को आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो मान लीजिए वो फ्लूइड पार्टिकल इनिशियली ए बी सी पॉइंट पे था, इनिशियली पहले, और टी टाइम के बाद वो एक्स वाई जेड पे आ चुका है, मान लो सेम फ्लूइड पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली कुछ पोजीशन थी, उसके बाद कुछ और पोजीशन हो गई, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है फाइनल, वो डिपेंड करेंगे इनिशियल पे। मतलब मैं अगर एक्स बना रही हूँ, तो सम फंक्शन ऑफ ए बी सी और टी है, इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियली आप कहाँ थे, फाइनल अब आप कहाँ हो। ऐसे वाई भी सम फंक्शन ऑफ ए बी सी और टी बनेगा, और जेड भी सम फंक्शन ऑफ ए बी सी और टी बनेगा। अब इसका अगर मैं वो डेरिवेटिव वाला पार्ट निकालूँ, कितना चेंज हुआ। अब अगर आप चेंज देखोगे, फंक्शन वही एफ ले लिया मान लो, जिसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कितना चेंज हुआ बताओ आप। पहले आर टी पॉइंट पे था मान लो, अब आर भी चेंज हुआ, पोजीशन भी चेंज होगी, तो आर प्लस डेल्टा आर पोजीशन कर दी, और टाइम में तो डेफिनेटली हम चेंज देख ही रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा टी आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, और अब की बार क्या हुआ, टोटल रेट ऑफ चेंज हुआ, पूरा चेंज हुआ है, तो इसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं डी एफ बाई डी टी। यहाँ पे आपके एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट निकलेंगे, यहाँ डेरिवेटिव्स पॉसिबल है, पीछे वाले में आपके डेरिवेटिव्स पॉसिबल नहीं थे, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट नहीं था, वहाँ पे पोजीशन में चेंज नहीं था, यहाँ आपका पोजीशन में चेंज है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल रेट ऑफ चेंज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, हमने किस पे फोकस किया, इंडिविजुअल पे फोकस किया, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, और इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज, इंडिविजुअल टाइम रेट ऑफ चेंज ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है, उस रिलेशन को निकालेंगे हम, डी एफ बाई डी टी और कर्ल एफ बाई कर्ल टी आया आपका ऊपर वाला, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, उस रिलेशन को निकालते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, लोकल टाइम रेट ऑफ चेंज और टोटल टाइम रेट ऑफ चेंज में क्या रिलेशन है। अगर हम ध्यान दें, हमने फंक्शन एफ क्या लिया था, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, इन सबका फंक्शन था। तो यहाँ से अगर मैं टोटल डी एफ निकालना चाह रही हूँ, डी एफ कैसे निकलेगा, करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स, करली एफ बाई करली वाई डी वाई, करली एफ बाई करली जेड डी जेड, प्लस करली एफ बाई करली टी डी टी, क्योंकि एफ यहाँ पे चारों का फंक्शन है। तो जब मैं टोटल रेट देखना चाह रही हूँ डी एफ, तो मुझे यहाँ से भी आना पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, चारों से मैंने ले लिया। अब डी एफ बाई डी टी हम निकालना चाहते हैं, जो मेन था, तो बाय में डी टी हर एक के कर दिया हमने, ये तो क्या होगा, डी टी से डी टी कैंसिल, क्या बच गया। अगर इन तीनों को देखूं, क्या मैं इन तीनों को ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे बताना, कर्ल एफ बाय कर्ल एफ आई आई कैप, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई जे कैप, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड के कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट डी एक्स बाई डी टी आई कैप
डी वाई बाई डी टी जे कैप, डी जेड बाई डी टी के कैप, और ये बच गया बाहर कर्ल एफ बाई कर्ल टी एडिशन। क्या ये लिखा जा सकता है जो मैंने लिखा, बताइए? हाँ जी। कुछ भी नहीं है ना, आई आई वाली प्रोडक्ट होगी यही बनेगा, जे वाली ये बनेगा, और के वाली ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ग्रेडियंट ऑफ एफ नहीं लग रहा आपको? ये फंक्शन का ग्रेडियंट ही तो निकाले, उस एफ को पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट आई के प्लस फिर वाई के जे का जेड के क्या, और ये वाला क्या है आपके पास, ध्यान से देखो तो वेलोसिटी हमारी यही निकली थी जब हमने उस आर्टिकल में निकाली थी, यू आई वी जे डब्ल्यू के, यू यही था आपका डी एक्स बाई डी टी, वी यही था डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है आपका वेलोसिटी, प्लस इसको रखे रहने दो कर्ल एफ बाई कर्ल टी। तो ये दोनों के बीच में देखो रिलेशन आ चुका है, ये डी एफ बाई डी टी था, ये कर्ल एफ बाई कर्ल टी, दोनों कैसे कनेक्टेड है, जस्ट एडिशन में ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट क्यू भी आपको करना पड़ रहा है, तो दोनों बीच में रिलेशन है। अगर इसमें से मैं एफ को कॉमन लेना चाहूँ, देखो डॉट प्रोडक्ट को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ एफ, एफ को मैंने हटा दिया, यहाँ आगे क्यू डॉट डेल, यहाँ से भी एफ हट गया और यहाँ से भी एफ, टोटल से एफ हटा दिया मैंने, तो ये आपका एक ऑपरेटर आ चुका है, डी बाई डी टी का रिलेशन दे दिया इसने, ऑपरेटर बोल सकते हैं हम इसे, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, डी वाले को अब आप कर्ल में लेके जा सकते हैं इस रिलेशन से, उस फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, उस फंक्शन को यहाँ लिखेंगे और उस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कभी भी अब आप टोटल को पार्शियल में चेंज कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन, ये फ्लूइड ने निकाल के दिया है फॉर फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन। ठीक है, क्लियर हुआ है? तो इसको हम बोलते क्या है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लैग्रांजियन ऑपरेटर, तो निकला है आपका ये लैग्रांजियन ऑपरेटर है आपका। ठीक है ना, आप टाइम रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, या फिर हम ये भी बोल देते हैं डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड, ये टर्म्स आपके रिमार्क्स में दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो एफ आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन हमने लिया था, अगर आप वेक्टर पॉइंट फंक्शन लोगे आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो जो ये वाला रिलेशन है स्केलर हो चाहे वेक्टर हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, सभी पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सभी पे अप्लाई हो सकता है। जो आपने आइलर मेथड पढ़ा है, अभी दो मेथड पढ़े, लैग्रांजियन और आइलर। आइलर में आप फिक्स थे, लोकल चेन देख रहे थे, लैग्रांजियन में आप टोटल चेन देख रहे थे, फिक्स नहीं थे, मूव कर रहे थे साथ में। ठीक है ना, तो आइलर वाले को हम फ्लक्स मेथड भी कई बार बोल देते हैं, पेपर में आ जाता है डिस्क्राइब फ्लक्स मेथड, तो फ्लक्स मेथड और कोई डिस्क्राइब नहीं करना आपको, आइलर मेथड को ही डिस्क्राइब करना है, ध्यान रखना।